नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रफाल सौदा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल पर सौदे में घूसखोरी की जानकारी सीबीआई को होने और उसे नजरअंदाज करने के मुद्दे पर सरकार की आलोचना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब है आई नीड कमीशन। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपीए के शासनकाल में हर सौदे के अंदर एक सौदा था और वह अभी भी हर सौदे पर सौदा कर रही है क्योंकि वह सौदा नहीं कर पाई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रफाल सौदे को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी क्यों रफाल के मुद्दे पर लगातार झूठ बोलते रहे हैं और देश को गुमराह करते रहे हैं। पात्रा ने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि 2007 से 2012 में जब कमीशन दिया गया कांग्रेस की ही सरकार थी। इसमें एक बिचौलियों का नाम भी आया है। रफाल विमान डील को लेकर फ्रांस की ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट द्वारा ये दावा करने की भारत की एजेंसियों के पास ये सबूत थे यानी इसकी जानकारी थी कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉ ने एक भारतीय बिचौलिया सुषेण गुप्ता को 65 करोड़ की घूस दी थी जिससे भारत के साथ वो इस डील में मदद कर सके। इसके बाद भी सीबीआई ईडी ने कोई जांच या एक्शन नहीं लिया। अब इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के पूर्व मंत्री और एक वरिष्ठ वकील ने तत्कालीन सीबीआई के निदेशक को दस्तावेज सौंपे। इसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार ने भी सीबीआई को दस्तावेज सौंपे और उसके बाद कोई जांच शुरू नहीं हुई बल्कि आधी रात को आलोक वर्मा को हटा दिया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को उनकी जगह पर सीबीआई के निदेशक के तौर पर लाया जाता है। खेड़ा ने कहा कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई 60-65 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रफाल डील में कथित घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदी सरकार का नहीं बल्कि निजी तौर पर मोदी द्वारा किया गया सौदा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त 126 रफाल खरीदने का सौदा हुआ था और एक विमान 526 करोड़ में खरीदा जाने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना वायुसेना के परामर्श के विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कर दी और एक विमान जो पहले 526 करोड़ में खरीदा जाने वाला था उसको 1670 करोड़ में खरीदा। यही नहीं, कांग्रेस के वक्त इस डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी थी, लेकिन इस डील में वो भी नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने इस डील में रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा को नजरअंदाज करते हुए खुद हस्तक्षेप करके डील में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉज भी हटवाया और ऐसा उन्होंने निजी तौर पर हस्तक्षेप करके किया। रफाल कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इस डील के बिचौलिए सुषेण गुप्ता के यहां से 2019 में खुद ईडी ने ऐसे कागजात बरामद किए जो डसॉ के साथ इस सौदे की डील करने वाली इंडियन नेगोशिएशन टीम के अति गोपनीय दस्तावेज थे। इसमें वो पत्र भी मिला जो डसॉ कंपनी के राइवल यूरोफाइटर ने अरुण जेटली को लिखा था कि वो बिड में 20% छूट दे सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस रेड के दौरान ईडी को वो भी कागज मिला जो नोट बिचौलिए सुषेण गुप्ता ने कंपनी डसॉ को लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो भारतीय पॉलिटिकल हाईकमान से आपकी बैठक करा सकता है। खेड़ा ने कहा कि ईडी ने इन सबूतों की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अति गोपनीय चीजें एक दलाल के पास मिलती हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी बताएं कि किसने ये कागज लीक किए हैं। 2015 में 2018 से आज तक सीबीआई ईडी ने जांच से कन्नी काटी और जांच से इनकार किया। रफाल घोटाले में मोदी ने अपनी भूमिका की जांच न करके सुषेण गुप्ता की खुलकर मदद की है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के धुआंधार आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि उनका यह खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा कि सरदार शाह वली खान मुंबई में हुए बम धमाकों का गुनहगार है और वह इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक और शख्स सलीम पटेल है। फडणवीस ने कहा कि सलीम पटेल को दाऊद का आदमी बताया जाता है और ये शख्स हसीना पार्कर का ड्राइवर था। उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल ने कुर्ला में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ ज़मीन बेची थी और इस ज़मीन को नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदा था।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से संबंध वाले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि उनके जीवन में कभी भी इस तरह के उन पर आरोप नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड के दबाव और ब्लास्ट आरोपी से कोई दबाव डालकर नहीं कुछ खरीदा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने का काम किया है। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि अब जब देवेंद्र जी ने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा करूंगा कि देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड से क्या खेल है। उन्होंने कहा कि फडणवीस के मुखबिर कच्चे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी गई है। मलिक ने कहा कि फडणवीस जी ने कहा था कि वो बम गिराएंगे, लेकिन वो बम तो आडंबर निकला, लेकिन मैं कल हाइड्रोजन बम गिराऊंगा और वो इसका इंतजार करें। पंजाब सरकार ने सोमवार को तरुणवीर सिंह लहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। लहल राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद हैं। लहल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी मामलों में पंजाब सरकार का पक्ष रखेंगे। कहा गया है कि लहल की नियुक्ति के लिए एडवोकेट जनरल APS देओल ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है। मुकेश चंद बेरी को भी AAG नियुक्त किया गया है। रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। एक वक्त उनका नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन फाइनल मोहर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर लगी। कहा जा रहा है कि रंधावा इससे नाखुश हैं। शायद उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ही पंजाब सरकार ने उनके दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के मुख्य सलाहकार हरचरण बैंस ने तंज कसते हुए कहा कि अब पंजाब में घर घर नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि बेअंत सिंह का पोता अतुल नंदा की पत्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद जो पंजाबी रह गए वे सारे इनके नौकर हैं। कोविशील्ड के साथ ही अब कोवैक्सीन के टीके लगवाए भारतीयों को भी अब ब्रिटेन में क्वारंटीन जैसी पाबंदियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी ब्रिटेन की उस सूची में शामिल किया जाएगा जो टीके पाबंदियों से छूट के लिए मान्य है। ऐसा होने पर भारत से ब्रिटेन जाने वाले छात्रों, पर्यटकों व दूसरे लोगों को बेहद सहूलियत होगी। पूरी तरह से इन टीकों को लगाए यात्रियों को ब्रिटेन के लिए प्रस्थान से पहले के टेस्ट और 8वें दिन के टेस्ट से भी नहीं गुजरना होगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। आतंकियों ने पिछले 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी है। इनमें से एक शख्स कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम करता था। बीते महीने भी आतंकवादियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे। इनमें स्थानीय लोग भी थे और बाहरी भी। ताज़ा वारदात में आतंकियों ने सोमवार को श्रीनगर में स्थित एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर फायरिंग की। इसमें मोहम्मद इब्राहिम नाम के शख्स की मौत हो गई। इब्राहिम दुकान में सेल्समैन था और बांदीपोरा जिले का रहने वाला था। ये दुकान 29 साल बाद 2019 में फिर से खोली गई थी। इससे पहले रविवार को भी आतंकियों ने बाटमालू में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।